हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जजिया कर के इतिहास पर पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं। जजिया कर क्या है, यह किस पे लगाया जाता था, कौन जजिया कर से वंचित था, यह क्यों लगाया जाता था, तो इन सारे टॉपिक पर जो है आज हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। किस शासक के द्वारा, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की या सल्तनत कालीन या मुगल वंश की बात करें, तो वहाँ जजिया कर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। वहाँ जजिया कर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। किस शासक के द्वारा कब जजिया कर लगाया जाता है, किस शासक के द्वारा पहली बार जजिया कर भारत में लगाया जाता है, किस शासक के द्वारा कब जजिया कर लगाया जाता है और कब हटा लिया जाता है, तो किस शासक के द्वारा भारत में अंतिम रूप से जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो इन सारे टॉपिक को हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए हम लोग टॉपिक बात करते हैं। यदि हम जजिया कर की बात करें तो जजिया कर को जिजिया कर भी कहा जाता था। जजिया कर को जिजिया कर भी कहा जाता था। एक्चुअली में ये जजिया कर जो है ये गैर इस्लामिक यानी गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला ये एक कर था। यदि हम गैर मुस्लिम की बात करें, गैर मुस्लिम शब्द आया है तो गैर मुस्लिम जो है यह यानी कि मुस्लिम को छोड़ करके, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, ये सारे जो है गैर इस्लामिक जो है उसमें आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें जजिया कर की, तो शुरुआत में प्रारंभ जो है ये जजिया कर जो था यह ईसाइयों और पारसियों से वसूला जाता था। शुरुआत में यह जो जजिया कर था यह ईसाई और पारसियों से वसूला जाने वाला कर था। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, जो इस्लामिक राष्ट्र का मतलब है कि वहाँ पॉपुलेशन जो है, वहाँ की जनसंख्या जो है ज़्यादातर वो मुस्लिम जनसंख्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ 100% मुस्लिम ही होंगे, वहाँ और भी कैटेगरी के लोग होंगे, और भी जाति के लोग होंगे, ठीक, या और भी धर्मों के लोग होंगे। तो चूँकि बहुसंख्यक के रूप में वहाँ मुस्लिम है, तो अदर धर्मों के लोगों को वहाँ प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए उन्हें जो है यह कर देना पड़ता था। यानी कि उनके सुरक्षा की गारंटी जो है वहाँ का जो शासक होता था वो देता था, उसके एवज़ में, उसके बदले में इन्हें जो है जजिया कर देना पड़ता था। और साथ ही साथ इस जजिया कर के देने से जजिया कर जो है यह प्रत्येक मतलब जितने भी सदस्य रहते थे यानी कि महिलाओं और बच्चों को छोड़ करके, दिव्यांगों को छोड़ करके जितने भी सदस्य रहते थे उनसे जो है ये जजिया कर लिया जाता था। और जजिया कर जो है, जो लोग जजिया कर देते थे उनकी सुरक्षा प्लस उनके जान माल की सुरक्षा जो है इसकी जिम्मेदारी जो है गारंटी कौन देता था, तो वहाँ का शासक देता था। और प्लस ही अगर वो जजिया कर दे रहे हैं तो उन्हें जो सेना में सहायता देनी होती थी उससे वो जो है मुक्त हो जाते थे, मतलब उन्हें जो है सेना में सहायता नहीं देनी पड़ती थी। अब अगर हम बात करें क्योंकि भारत में जो है जजिया कर कहाँ से प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, तो भारत में ऐसा माना जाता है चूँकि मध्यकालीन इतिहास का जो दौर प्रारंभ हो जाता है वो अरबों का जब आक्रमण प्रारंभ हो जाता है भारत में, यानी कि 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार जो है अटैक किया जाता है और यहीं से जो है मध्यकालीन इतिहास का दौर प्रारंभ हो जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है भारत के सिंध क्षेत्र पर जो है अटैक किया जाता है। और सिंध की बात करें तो भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला बेल्ट है, चूँकि आप मैप देख रहे हैं ये भारत के उत्तर पश्चिम वाला जो बेल्ट है ये सिंध वाला बेल्ट है। तो पहले चूँकि आज ये वर्तमान में जो अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया है, लेकिन पहले जो है यह भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक। अगर आप देखेंगे तो ये भारत का हिस्सा हुआ करता था और यहीं पर सबसे पहले जो है अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। क्योंकि इस समय यहाँ का शासक जो था वो राजा दाहिर था जो है यहाँ का शासक। तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे अटैक करता है, उसको परास्त करके जो है इस क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेता है और यहाँ पे उसने वो शासन करना प्रारंभ कर देता है। तो सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम ने जहाँ जजिया कर लगाया था तो सिंध प्रांत के देवल स्थान पर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले यहाँ पे लगाया था जजिया कर। तो भारत में जजिया कर की नींव जो पड़ जाती है वो यहीं से पड़ जाती है कि सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में जजिया कर को प्रारंभ किसने किया था, या भारत में जजिया कर की शुरुआत किस शासक के द्वारा कहाँ की जाती है। तो भारत में जो है पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध क्षेत्र के देवल वाले बेल्ट में जो है यहाँ पे सबसे पहली बार
जजिया कर लगाया जाता है। इसके बाद अब जजिया कर का वर्गीकरण क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। अगर हम जजिया कर की बात करें तो जजिया कर जो है यह आप लोगों को पता ही है कि यह एक गैर इस्लामिक कर है, गैर इस्लामिक कर है और यह संरक्षण प्रदान करता था, यानी कि अपने सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो है यह जजिया कर गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था, यानी कि जो हिंदू होते थे, सिख, ईसाई, पारसी जो भी होते थे उन्हें यह देना पड़ता था उसकी एवज में। इसके बाद वर्गीकरण देख लें जजिया कर का वर्गीकरण को जजिया कर को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं, मध्यम आय वाले लोग हैं और जो अमीर वर्ग है। तो जो गरीब के लोग हैं, जो गरीब लोग थे उन्हें जो है कितना देना पड़ता था, अमीर मध्यम आय के लोग जो हैं उन्हें कितना देना पड़ता था और अमीर वर्ग के लोग जो हैं उन्हें कितना देना पड़ता था जजिया कर। इसके बाद अगर हम बात करें तो गरीब वर्ग जो है, गरीब लोग यानी कि जिनकी आय बहुत कम होती थी, तो वो लोग जो है 12 दिरहम देते थे जजिया कर के रूप में। जो कितना देते थे तो वह 12 दिरहम देते थे। अगर हम दिरहम की बात करें तो दिरहम अगर वर्तमान में जो है दिरहम यूएई की मुद्रा है और 1 दिरहम बराबर, दिरहम किसकी मुद्रा है तो दिरहम जो है, दिरहम यह यूएई की मुद्रा है, यूएई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात की जो है वहाँ की जो करेंसी है वो दिरहम है। और 1 दिरहम बराबर जो होता है, अगर भारतीय मुद्रा की बात करें, भारतीय रुपए की बात करें तो यह जो है 20 रुपये के बराबर होता है। यह कितने रुपए के बराबर होता है, 1 दिरहम बराबर तो 20 रुपया। यानी कि जो गरीब लोग होते थे वो 12 दिरहम देते थे, 12 दिरहम देते थे किस रूप में तो जजिया कर के रूप में। और जो मध्यम आय वाले लोग होते थे, जिनकी आय जो है थोड़ा से गरीबों से ज़्यादा होती थी इनकम, तो वो लोग 24 दिरहम देते थे। वो लोग कितना देते थे 24 दिरहम देते थे। और जो अमीर वर्ग के लोग थे वो कितना देते थे तो वो 48 दिरहम देते थे, वो 48 दिरहम देते थे। और हमने बात किया कि जजिया कर किस पे नहीं लगाया जाता था, जजिया कर किस पे नहीं लगाया जाता था। जो जजिया कर जो था यह बच्चों पर नहीं लगाया जाता था, यानी कि बच्चे जो है इस कर से मुक्त थे, इन पे जो है ये कर नहीं लगाया जाता था। इसके बाद स्त्रियां हैं, यानी कि स्त्रियों पर भी ये टैक्स नहीं लगाया जाता था, स्त्रियां भी इस टैक्स से मुक्त थीं। ये जजिया कर जो है स्त्रियों पर नहीं लगाया जाता था। इसके बाद दिव्यांग, यानी कि जो लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे ये लोग जितने भी थे, जितने जो है अपंग थे, दिव्यांग थे, वो लोग भी जो है इस कर से मुक्त थे। इसके बाद है ब्राह्मण और पुजारी, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण पुजारी, यानी कि जो भी धार्मिक संस्थाओं में या मंदिरों में जो पूजा पाठ करते थे, चाहे वो चर्च के फादर हों, ठीक, या जो है मंदिरों के पुजारी हों, पुरोहित हों, ठीक, ये सब जितने भी होते थे जो पूजा पाठ वाला कार्य करते थे, वो लोग जो है इससे मुक्त थे, यानी कि उनको जो है ये टैक्स नहीं देना होता था। जजिया कर जो है ये लोग नहीं देते थे। ब्राह्मण हो गए, पुजारी हो गए, पादरी हो गए, जितने भी हो गए, ठीक, सभी लोग जो है इससे मुक्त थे। इसके बाद सन्यासी, ये सारे लोग जो है जजिया कर से मुक्त थे, इन पे जजिया कर नहीं लगता था। अब इसके बाद है जजिया कर से संबंधित कौन कौन से शासक थे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, क्या पूरा हमने डिटेल से ही चर्चा कर दिया। इसके बाद आता है अगला शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जजिया कर जो था वह जजिया कर अलग से नहीं लिया जाता था, जजिया कर जो है वो अलग से नहीं लिया जाता था, वो खराज के साथ ही, खराज जो है एक भून कर था जिससे जो है उसी के साथ मिला संयुक्त रूप से जो है ये जजिया कर लिया जाता था खराज के साथ। खराज, यदि हम खराज की बात करें तो खराज जो है यह एक भूमि कर था, खराज भूमि कर था और इसी भूमि कर के साथ जो है ये संयुक्त रूप से जजिया कर लिया जाता था। किसके समय, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। क्योंकि आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो था जो दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है, ठीक, यानी गुलाम वंश की दिल्ली सल्तनत की नींव तो मोहम्मद गोरी के द्वारा स्थापित कर दिया जाता है, तो गुलाम वंश की नींव जो है किसके द्वारा डाली जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके बाद अगला जो शासक इसके सिलसिले में आता है वो है सिकंदर शाह। सिकंदर शाह, अगर हम सिकंदर शाह की बात करें तो सिकंदर शाह जो था ये कश्मीर का शासक था। आप भारत का मैप देख रहे हैं, मैप में ये वाला बेल्ट कश्मीर का है और कश्मीर का शासक, कश्मीर में एक वंश हुआ करता था शाहमीर वंश। कौन सा वंश, शाहमीर वंश। शाहमीर वंश का ये शासक था सिकंदर शाह। सिकंदर शाह, सिकंदर शाह जो है ये सिकंदर शाह ये कश्मीर के शाहमीर वंश का शासक था और ये बहुत कट्टरपंथी था।
यह बहुत कट्टरपंथी था, जो है पूरी तरह से ये इस्लामिक को ही फॉलो करता था, इस्लामिक के रूल और रेगुलेशन को ही ये फॉलो करता था। यहाँ तक कि इसने जब ये शासक बना कश्मीर में, तो इसने इतना ज़्यादा जो है हिंदुओं के मंदिरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। तो ये एक तरह से पूरी तरह से क्या था, ये कट्टरवादी था, इस्लाम को फॉलो करता था पूरी तरह से ये। और ये इसने क्या किया कि इसने कश्मीर में जो है पहली बार क्या किया कि इसने जजिया कर को जो है कश्मीर में पहली बार लगा दिया। इसके बाद है अगला शासक जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन भी कश्मीर का ही शासक था, और चूँकि यह जैनुल आबदीन जो था यह एक सहिष्णु शासक था, यानी कि यह सभी धर्मों को, सहिष्णु का मतलब हो गया कि सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देता था। सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देने वाला शासक कौन था जम्मू कश्मीर का, तो वो जैनुल आबदीन था। और जैनुल आबदीन को जम्मू कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मुगल वंश में तो अकबर भी धार्मिक रूप से बहुत क्या था, सहिष्णु था, वो सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देता था। तो इसी तरह से ये कश्मीर में भी यह करता था, जिसकी वजह से इसे जम्मू कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल आबदीन का। जैनुल आबदीन भी किस वंश का शासक था, तो ये भी शाहमीर वंश का ही शासक था, जो कश्मीर में शासन कर रहे थे। जैनुल आबदीन, जैनुलाब्दीन। इसके बाद है अगला शासक है अहमद शाह। अहमद शाह, ये अहमद शाह जो है यह गुजरात पे शासन कर रहा था। वही अहमद शाह जिसने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी। गुजरात में अहमद शाह और यह अहमद शाह जो है अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी, अहमदाबाद। और इसने जो है गुजरात में पहली बार जजिया कर लगाया था। तो गुजरात में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, तो गुजरात में पहली बार जजिया कर अहमद शाह ने लगाया था। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक, FST। फिरोज शाह तुगलक जो है यह दिल्ली सल्तनत का शासक है, और फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने जो है अभी आपने देखा कि ब्राह्मण पुजारी वर्ग जो होता था, पुरोहित वर्ग, ये लोग जो है जजिया कर से मुक्त थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि इसने क्या किया कि इन पे भी जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मणों पर। बाद में ये लोग बहुत हड़ताल वगैरह करते हैं, धरना देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन ये माना नहीं, इसने जो है ब्राह्मणों से जजिया कर वापस नहीं लेता है। बाद में यहाँ की जो जनता थी उसने कहा कैसा है, ठीक है, ये पुरोहित वर्ग हैं, ये नहीं देंगे, इनके बदले में हम दे देंगे जजिया कर। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन शासक है जिसने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद है अगला शासक अकबर, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि हम अब मुगल वंश की बात कर रहे हैं। मुगल वंश में अकबर एक ऐसा शासक था जिसे अकबर महान भी कहा जाता है। यह धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु शासक था। इसने 1564 ईस्वी में इसने क्या किया कि जजिया कर को समाप्त कर दिया पूरी तरह से। इसने जो है 1564 में अपने कार्यकाल के दौरान इसने 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। और यही वजह है कि इसके धार्मिक सहिष्णु, यानी कि इसको जो है धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु शासक था, इसको ये कहा जाता था, क्योंकि ये सभी धर्मों को समान रूप से जो है संरक्षण देता था, सभी धर्मों को समान रूप से जो है बढ़ावा देता था, किसी एक धर्म को विशेष रूप से यह बढ़ावा नहीं देता था। इसके बाद है अगला शासक औरंगजेब। आप सभी लोग जानते हैं कि औरंगजेब जो है बहुत कट्टरवादी शासक था। ये जो है पूरी तरह से इस्लामिक को फॉलो करता था, यानी कि इसका उद्देश्य ही था दारुल सफ़ा को, यानी काफिरों के देश को किस में बदलना है, इस्लाम में तब्दील करना है। दारुल सफ़ा को दारुल इस्लाम में तब्दील करना इसका मेन उद्देश्य था। इसने क्या किया कि जो अकबर के द्वारा अभी जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, इसने 1674 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। 1674 ईस्वी में इसने क्या किया कि जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। तो पूछा जाता है यहाँ मुगल वंश का वह कौन शासक था जिसके द्वारा पुनः क्या किया जाता है, जजिया कर को लगा दिया जाता है। तो मुगल वंश का शासक औरंगजेब जो था, ये 1774 ईस्वी में इसने क्या किया, पुनः जजिया कर को लगा देता है। इसके बाद है उत्तरवर्ती मुगल वंश के शासकों में देखेंगे तो इनका नाम आता है फ़र्रुखसियर का। चूँकि अगर हम देखेंगे तो ये औरंगजेब जो है ये एक मजबूत शासक था, लेकिन जैसे इसकी मृत्यु होती है यहीं से जो है धीरे धीरे मुगल वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि यहाँ से क्या होता है कि अयोग्य जो है शासकों का दौर प्रारंभ हो जाता है। तो उसमें नाम आता है फ़र्रुखसियर का। फ़र्रुखसियर जो रहता है
यह 1713 में जो है ये क्या करता है कि यह जजिया कर को समाप्त कर देता है। 1713 में फ़र्रुखसियर जो है जजिया कर को समाप्त कर देता है, लेकिन 1717 में यह पुनः जो है जजिया कर को लगा देता है। 1717 में इसने क्या किया कि पुनः जजिया कर को लगा देता है फ़र्रुखसियर, मुगल वंश का शासक फ़र्रुखसियर, वही फ़र्रुखसियर जिसे घृणित कायर भी कहा जाता है। घृणित कायर किसको कहा जाता है? तो फ़र्रुखसियर को कहा जाता है। इसने क्या किया था कि 1713 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन 1717 में यह क्या करता है, पुनः यह जो है जजिया कर को लगा देता है। इसके बाद है अगला शासक का नाम आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला, वही मोहम्मद शाह रंगीला। इसका टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1719 से लेकर के 1748 तक का भी इसका जो टाइम पीरियड है वो किसका है? मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में अंतिम रूप से जो है जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो भारत में अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक था मोहम्मद शाह। और पहली बार किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहली बार लगाया था और मोहम्मद शाह अंतिम रूप से समाप्त किया गया था। दोनों में कम्बिनेशन है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से जजिया कर कब, किसके द्वारा, कहाँ, कैसे लगाया गया, किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो इस तरह से हमने जो है पूरे टॉपिक को डिटेल से कवर किया। अब मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आएगा। ठीक, जजिया कर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन यहीं पे कवर हो जाएंगे। तो अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।